हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बिहार ग्रामीण विकास विभाग बिहार के जो सरकार है वो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें 2020 से 21 से लेकर के 2025 तक का अल्टीमेटम दिया है और उसमें कार्य करने की योजना के बारे में पूरा जो है बताया है। तो दोस्तों, यह जो है थोड़ा लंबा है, 60 से 63 पेजों का यह नोटिस है, लेकिन इसमें जो है वार्ड सदस्यों का क्या भागीदारी होगा उनके बारे में हम खास इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह जो लोहिया स्वच्छ, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं लोहिया स्वच्छ अभियान द्वितीय चरण 2020-21 से लेकर 2024-25 का जो दिशा निर्देश है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम आप लोग को ये भी बता देंगे कि इसमें वार्ड सदस्यों का, वार्ड सचिवों का, यानी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका क्या इसमें महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे वार्ड सचिव हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है वह जो है सभी के द्वारा चलाया जाने यानी सामुदायिक चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ क्या है। तो सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार अंतर्गत 7 निश्चय योजना 2 में लक्षित स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण 2021-22 से लेकर के 2024-25 में ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से समुदायों का व्यवहार परिवर्तन, चिन्हित नए परिवारों को यानी छूटे हुए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता चरणबद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा राज्य के सभी गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन बनाया जाना है, जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें बताया क्या गया है कि पहले जो 2020 से 21 जब योजना चली थी उसमें जो है शौचालय पे विशेष ध्यान दिया गया था कि शौचालय बनाया जाना है, किसी को भी खुले में शौच नहीं करना है। और अब जो 2021-22 जो योजना लागू हुई है द्वितीय चरण की लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण जो 2021-22 से लेकर 24-25 जो लागू हो रही है, इसमें क्या करना है तो ODF बनाना है। ODF प्लस के साथ साथ क्या करना है इसमें जो है गाँवों में जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन होता है, यानी जो ठोस पदार्थ जो कचरा होता है और तरल जो कचरा होता है उनको भी जो है सही तरीके से है स्थायित्व करना है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना है। और वो भी किसके अनुसार करना है तो दोस्तों 3R के द्वारा करना है। 3R का मतलब होता है 3R, जैसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 3R का मतलब होता है जो आपको हम इसी वीडियो में अंदर में हम समझाएंगे कि 3R का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण में क्या कहा गया था कि विकसित बिहार के निश्चय शौचालय निर्माण घर का सामान के लक्ष्य प्राप्ति हेतु केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBM एवं राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना LSY को राज्य सरकार द्वारा समेकित करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA प्रारंभ किया गया। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश आदेश संख्या 68C जो कि दिनांक 5/4/2016 को निर्गत किया गया था, उसमें बताया गया था। और दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण में राज्यव्यापी क्षमता वर्धन प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, केंद्रीय सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन किया गया तथा अन्य 50,000 से अधिक स्वच्छाग्राहियों को प्रशिक्षित कर ग्राम स्तर पर सहयोग प्राप्त किया गया तथा व्यक्तिगत शौचालय जिसको हम IHHL शॉर्टकट में कहते हैं, निर्माण को गति प्रदान करने हेतु 70,000 से अधिक राज्य मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। इन बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अपने ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त स्वघोषित कर दिया गया। भूमिहीन परिवारों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति, प्रवासी मजदूरों, दलित आबादी एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता प्रदान करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसरों CSC का निर्माण प्रारंभ किया गया।
तो दोस्तों ये था प्रथम जो लोहिया स्वच्छ अभियान था। अब जो द्वितीय चरण का जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें क्या करना है, तो इसमें कहता है कि सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार अंतर्गत 7 निश्चय योजना 2 में लक्षित स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG एवं लोहिया स्वच्छता योजना LSY कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति स्थायित्वकरण को बनाए रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गाँव बनाना एवं जिसके निम्न मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना है। जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण जो 2021-22 2024-25 तक चलेगा, यह जो है नया नियम है। पहले वाला चरण को आप समाप्त कर दिया गया और दूसरे चरण में जो ये इसको लाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितने भी वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव है और मुखिया है, उन सबको तो खासकर इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहला चरण में दिया गया है, इसका जो मुख्य घटक है खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व, यानी कि जो खुले में शौच जो कर रहे हैं, अभी भी जो कुछ लोग बच गए हैं जो खुले में मैदान करने जाते हैं, उनको जो है स्थायित्व कर देना है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत शौचालय IHHL की सुलभता तथा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का नियमित उपयोग, शौचालय की सफाई एवं समुचित रखरखाव के प्रति व्यवहार परिवर्तन में स्थायित्व एवं हेतु सूचना संचार में निरंतर लेना है। यानी कि अब सभी को बताना है कि किसी भी तरह से किसी परिवार में सभी लोगों को शौचालय में ही जाना है, बाहर किसी को नहीं जाना है। दूसरा जो इसमें निर्देश दिया गया है कि नए परिवारों अथवा किसी कारणवश छूटे हुए परिवारों को शौचालय की सुलभता प्रदान करना एवं पूर्व की योजनाओं से निर्मित परिसंपत्तियों का रखरखाव एवं अनुरक्षण। यानी कि किसी भी कारण से अगर कोई परिवार अगर छूट गया है, उसको शौचालय नहीं मिल पाया है, शौचालय वो नहीं बना पाए हैं, तो उनको पूर्व की योजना से, यानी जो पहली योजना चल रही थी उसी योजना के अनुसार जो है उनको रख रखाव किया जाए और उनको शौचालय निर्माण करवाया जाए। तीसरा जो इसका है जो घटक है, इसमें है भूमिहीन, विशेषकर वैसे अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को, परिवासी मजदूरों, चलंत एवं अस्थायी आबादी इत्यादि को आवश्यकता अनुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर क्लस्टर शौचालय के माध्यम से आच्छादन किया जाना है। यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए जो है सामुदायिक भवन बनाना है और सामुदायिक भवन में ही उनको जो है सामुदायिक शौचालय भवन बना करके जो है वहाँ पर उनको जो है शौच में जाने के लिए आच्छादित करना है। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है पॉइंट नंबर 2, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 देख ली है। पॉइंट नंबर 2 में जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ODF प्लस बनाना प्रत्यक्ष स्वच्छता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व को निरंतर बनाए रखना है। यानी किसी को भी किसी भी हालात में जो है बाहर जो है शौच में नहीं जाने देना है। और साथ ही साथ इसमें चरणबद्ध तरीके से जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024-25 तक ODF प्लस बनाया जाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष स्वच्छ बनाया जाना है। यानी कि अब जो दूसरा जो काम है ठोस एवं तरल पदार्थों का अपशिष्टीय प्रबंधीकरण, यह क्रियान्वयन द्वारा किया जाए। क्रियान्वयन का मतलब होता है वार्ड सदस्यों के द्वारा, यानी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा जो है ठोस और तरल जो कचरा होता है उनका प्रबंधन करना है। यानी कि यह भी नियम जो है लागू हुआ है। अब दोस्तों ठोस और कचरा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसमें दिया गया है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व में समुदाय आधारित के विकेंद्रीकृत मॉडल के रूप में विकसित किया जाना है और संपूर्ण स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ सफाई की आदतों के एवं संस्थागत परिसरों में स्वच्छता से संबंधित व्यवहार परिवर्तन के प्रति समुदाय को जागरूक करना है। यानी किसी भी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक कर देना है कि उसको साफ सफाई में रहना है, उसको आदत डालना है चाहे जैसे भी हो। और यह काम जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दिया गया है, यानी वार्ड सदस्यों को दिया गया है। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विशेष रूप से जो है वार्ड सदस्यों के लिए क्या है। तो यह पेज बहुत ज़्यादा इसमें पेज है, तो इसका हम लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा विशेष। लेकिन अभी जो है खास जो है समझने वाली चीज़ है कि वार्ड सदस्यों का इसमें क्या अहम भूमिका है। तो चलिए हम वार्ड सदस्यों की अहम भूमिका क्या है इसके लिए हम 12 नंबर पेज को निकालते हैं और उसमें हम आप लोगों को बताते हैं जिसमें वार्ड सदस्यों के बारे में क्या निर्देश दिया गया है इस अभियान के थ्रू।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 41 पेज है, जिसमें से हम 12 नंबर पेज पर आ गए हैं। और 12 नंबर पेज में दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो वार्ड सदस्यों के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से इसको पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 22 दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है स्वच्छता कर्मी का चयन ग्राम सभा वार्ड सभा की अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा। जी हाँ, यानी स्वच्छता कर्मी जो बहाल होंगे वार्ड में, उसको अब ग्राम सभा के द्वारा जो है इनको और वार्ड सभा के अनुशंसा के आलोक में ही किया जाना है। यानी ग्राम सभा में उसको चुना जाएगा और वार्ड सभा में उसको जो है पारित किया जाएगा कि हाँ यह स्वच्छता कर्मी के रूप में रहेंगे। आप लोग को दोस्तों बता दें कि स्वच्छता कर्मी में क्या करना है, कचरा का जो डब्बा है उसको जो है ले जाना है और कचरा को जमा करना है, पूरे वार्ड से कलेक्ट करके एक जगह पर ला करके रखना है। उसके लिए उसको एक ठेला गाड़ी मिलेगा, उस पर कचरा वाला डब्बा रख के उसको जो है अपने वार्ड में घूमना है। इसके लिए जो है स्वच्छता कर्मी के रूप में जो है दो स्वच्छता कर्मी एक वार्ड में जो है बहाली होंगे या 3 बहाली होंगे। और यह बहाली जो है वार्ड सभा के द्वारा वार्ड सदस्य को ही करना है। और इसके लिए जो है महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, यानी स्वच्छता कर्मी में जो है पुरुष को नहीं रखना है, महिलाओं को रखना है, प्राथमिकता दी गई है। अगर महिला नहीं मिलती है तो पुरुष को भी रखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन के उपरांत स्वच्छता कर्मी का क्षमता वर्धन कराया जाएगा। यानी कि जब चयन हो जाएगा तो उसको जो है स्वच्छता कर्मी का क्षमता वर्धन कराया जाएगा, यानी उसकी क्षमता को जांचा जाएगा कि हाँ सही में यह काम करने लायक आदमी है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत क्रियान्वित समिति द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी तथा क्रियान्वयन संबंधी अन्य तरह के सहयोग हेतु प्रत्येक ग्राम में एक स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया जाएगा। यानी कि एक गांव में एक स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया जाएगा। और स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन के लिए पात्रता, शर्तें, दायित्व, मानदेय इत्यादि हेतु अलग से निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जाएगा। यानी स्वच्छता पर्यवेक्षक का जो चयन किया जाएगा उनके लिए जो है अलग से जो है मार्गदर्शिका अनुपालन किया जाएगा, उनका लिए निकाला जाएगा कि उनको क्या मानदेय दिया जाएगा, उसका दायित्व क्या होगा, यानी कि वह कौन कौन से काम करेंगे। तो जब वह उसका निकलेगा स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली के लिए जब लेटर निकलेगा, निर्देश निकलेगा, उसके दायित्व के बारे में, मानदेय के बारे में जो भी निर्देश आएगा तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को समझा देंगे। अन्यथा अगर अभी भी आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना करके आप लोग को समझा देंगे कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का क्या काम है। यहाँ पर स्वच्छता पर्यवेक्षक तथा अन्य कार्यबल का कार्य समीक्षा करना एवं SLWM से संबंधित सभी कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययन करना एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई BPMU जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपना है। यानी कि पर्यवेक्षक जो बहाल होंगे उनका कार्यबल जो है वह समीक्षा करना है। तो दोस्तों इस पर जो हम पूरा बढ़िया से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को जानना है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक क्या है। अभी आप लोग को शॉर्टकट में जो इसमें दिया हुआ हम बता देते हैं कि इसका जो है मुख्य काम है कार्यबल को समीक्षा करना और SLWM से संबंधित सभी कार्यों को भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययन करना है। और उसके बाद उसको प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को और जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सौंप देना है। यानी उसका जितना भी समीक्षा करेंगे यानी देख रेख करेंगे उसका जो है जिला तक जो है उनको पहुंचाना है उस रिपोर्ट को। उसके बाद है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य सभी मानव बल का कार्य आधारित मानदेय समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में किया जाएगा। यानी कि स्वच्छता कर्मी के रूप में जो भी लोग कार्यरत होंगे उनको जो है मानदेय दिया जाएगा, काम के आधार पर उनको मानदेय दिया जाएगा, रुपया दिया जाएगा और समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में वितरण किया जाएगा। यानी कि समय समय पर दिशा निर्देश बदलते रहते हैं, कभी कभी कार्य करने वालों का जो है रुपया यानी मानदेय बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जाएगा तो उनको बढ़ा कर दिया जाएगा, घटाया जाएगा तो घटा करके दिया जाएगा। तो यह एक बहुत ही बड़ी जो है जो हमारे वार्ड में बेरोजगार लोग जो है इधर से उधर घूम रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी योजना साबित होगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएंगे। लगभग 1 लाख प्लस बिहार में वार्ड है और 1 लाख प्लस वार्ड में करीब 2 स्वच्छता कर्मी हर एक वार्ड में रहेंगे। तो 2 लाख 2.5 लाख तो ऐसे ही समझ जाइए कि रोजगार मिल जाएगा और साथ ही पर्यवेक्षक का भी रोजगार मिल जाएगा हर एक गाँव में एक ठो। तो इस प्रकार से रोजगार भी बढ़ने वाली है और यह बहुत ही अच्छी रोजगार है। इसमें जो है मानदेय भी दिया जाएगा और मानदेय जब भी सरकार किसी कार्य में देती है तो एक तरह से सरकारी नौकरी ही माना जाता है। इसके दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करने में तकनीकी सहयोग एवं अनुसमर्थन प्रशिक्षित SRP DRP मनरेगा के PTS या प्रखंड कार्यालय द्वारा अधिकृत अन्य तकनीकी विभाग के कर्मियों द्वारा किया जाएगा। यानी इसमें जो भी लोग कार्य करेंगे उसको जो है तकनीकी सहयोग एवं अनुसमर्थन
प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और यह काम मनरेगा के पीटीएस या प्रखंड कार्यालय द्वारा अधिकृत किया जाएगा, यानी इनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा जो भी स्वच्छता कर्मी काम करेंगे। इसके बाद है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तैयार कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में सम्मिलित करने हेतु अग्रेतर कार्य किया जाएगा। यानी कि ठोस और तरल पदार्थ जो भी प्रबंधन के द्वारा जो तैयार होगा उसका कार्य योजना ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु अग्रेतर कार्य किया जाना है। उसका जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि समय समय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना है। यानी कि जो समय पर जो आदेश होगा उसका अनुपालन करना है। और दोस्तों आगे इसमें दिया हुआ है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायती राज विभाग अंतर्गत हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के समान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति WIMC की संरचना होगी और वार्ड सदस्य WIMC के अध्यक्ष होंगे तथा जिसमें स्वच्छता से जुड़े अन्य व्यक्ति यानी कर्मी सदस्य होंगे। और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड सदस्य पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु या एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी। यानी कि वार्ड प्रबंधन समिति को नोडल एजेंसी बनाया गया है। दोस्तों यह बहुत ही बड़ी बात है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को एक बड़ा काम मिला है, लोहिया स्वच्छ अभियान द्वितीय चरण। दोस्तों इसमें जो भी लोहिया स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए लोग होंगे, जो कर्मी होंगे, उनका जो है देख रेख उनको काम करवाना, यह सारा काम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का होगा। और यह जो है वार्ड स्तर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण का वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, इसके अनुश्रवण नोडल पदाधिकारी होंगे। यानी कि एक तरह से कहे तो इनका सारा जवाबदेही जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर ही होंगे। और इनमें जो है दोस्तों दिया गया है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की संरचना अब कैसी होगी, तो पहले से कुछ अलग होगी। पहले जो है वार्ड सदस्य की संरचना था कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में एक वार्ड सदस्य थे जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हुआ करते थे, एक सचिव था और उसका जो है अलग से जो है 5-6 कर्मी और रखे गए थे, लेकिन जिसको सदस्य कहा जाता है। लेकिन अब जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन हो रहा है उसमें कुछ अलग ही दिया गया है। इसमें जो है वार्ड अध्यक्ष जो है वार्ड सदस्य होंगे, यानी कि जो वार्ड सदस्य होंगे यह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा, वार्ड सचिव जो होगा वह सचिव होगा और यह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का एक सदस्य होगा। उसी तरह से जो स्वच्छता कर्मी 2 स्वच्छता कर्मी वार्ड में बनेंगे वह भी जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का सदस्य होगा। जैसे कि सचिव सदस्य है उसी तरह से स्वच्छता कर्मी भी सदस्य होंगे। उसी तरह से आमंत्रित सदस्य में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा निम्न पदाधिकारी या कर्मी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जो है मनरेगा पदाधिकारी, जीविका के ग्राम संगठन द्वारा मनोनीत एक महिला सदस्य, पंचायत स्तरीय अन्य तकनीकी पदाधिकारीगण या कर्मीगण और स्वच्छता पर्यवेक्षक, इन सब को भी जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति विशेष तौर से इसको आमंत्रित किया जा सकता है और इनको सदस्य बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो है दायित्व यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का क्या दायित्व होगा, यानी कि इनको काम क्या करना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ सकते हैं कि वार्ड अंतर्गत सभी परिवारों को IHHL की सुलभता सुनिश्चित करना तथा व्यवहार परिवर्तन में अस्थायित्व, शौचालय के सतत उपयोग तथा रखरखाव, टूट फूट या तकनीकी खामी होने पर संबंधित परिवारों को रेट्रोफिटिंग कराने हेतु उत्प्रेरित किया जाना एवं निगरानी समिति द्वारा सतत निगरानी करवाना। यानी यह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो है काम रहेगा। सबसे पहला दायित्व होगा कि जो भी व्यक्तिगत शौचालय है उनकी रखरखाव, उनकी टूट फूट पर नज़र रखना और उनको बनवाना, जो है जो भी उसमें खराबी आती है परिवारों को हर हाल में उनको उत्प्रेरित करना है और उनसे जो है उस शौचालय को बनवाना है, बाहर में उनको शौचालय करने के लिए नहीं जाने देना है। दूसरा जो इसका जो है काम दिया गया है, दायित्व दिया गया है, वह है संबंधित वार्ड में बने संस्थागत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संसाधनों का समुचित रखरखाव हेतु समुदाय को उत्प्रेरित करना। यानी व्यक्तिगत लोगों को तो उत्प्रेरित करना ही करना है और साथ में समुदाय के समाज
समाज के सभी लोगों को प्रेरित करना है कि स्वच्छता बनाए रखना है और बाहर कहीं भी शौचालय नहीं जाना है। जो सामुदायिक शौचालय बनाना है उसमें ही जो है सभी को भेजना है, और जो व्यक्तिगत शौचालय होगा उसको व्यक्तिगत शौचालय में ही शौच करने के लिए जाने देना है। और साथ ही साथ जो है लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका भी प्रबंधन और रख रखाव हेतु सामुदायिक उत्प्रेरित करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो है दायरा बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक वार्ड में खुले में शौच से मुक्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन के अस्थायित्व की स्थिति का आकलन कर किसी कारणवश शौचालय निर्माण से छूटे घरों, नए घरों को शौचालय की सुलभता तथा व्यवहार परिवर्तन अस्थायित्व संबंधी कमियों को दूर करने हेतु खुले में शौच उन्मूलन योजना का निर्माण किया जाना है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड स्तरीय ODEP का अनुमोदन किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति को भेजा जाएगा। उसके बाद है वार्ड को ODF प्लस बनाने के लिए वार्ड या ग्राम स्तरीय कार्य योजना यानी एक्शन प्लान तैयार करना है। यानी आप वार्ड सदस्य को ही एक्शन प्लान तैयार करना होगा, यानी कोई भी काम जो करना है उसको एक्शन प्लान तैयार करना है। किस प्रकार से वार्ड को ODF प्लस बनाना है, इसके लिए वार्ड सदस्य को ही यानी वार्ड स्तर पर ही तैयारी करना है। उसके बाद है वार्ड स्तर पर तैयार ODF प्लस कार्य योजना को वार्ड सभा से पारित कर ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति को अनुमोदन के हेतु अग्रसर करना है। यानी वार्ड सदस्य जो भी एक्शन प्लान बनाएंगे उसको जो ODF प्लस बनाने के लिए उनको वार्ड सभा से पारित करना है, यानी वार्ड में सभी लोगों के बीच में जो है उनको रखना है और वार्ड सभा करके उसको पारित करना है। उसके बाद ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति को अनुमोदन के लिए अग्रेसित करना है। उसके बाद है वार्ड को ODF प्लस बनाने हेतु DWSC से अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य योजना के अनुरूप कार्य में सहयोग करना है। उसके बाद है प्रत्येक वार्ड में घर, दुकान, हाट बाजार संस्थान आदि में स्रोत यानी एट ए सोर्स पर ही ठोस अपशिष्ट पदार्थ का सुनियोजित यानी पृथक्करण हेतु व्यवहार परिवर्तन BCC गतिविधियों का संचालन, समुदाय के जागरूक करना एवं जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें तो वार्ड का दायरा बहुत ही बढ़ा दिया गया है। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें वार्ड का कितने काम है सभी पर जो है हम विशेष रूप से आप लोगों को समझा देंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए जो हम क्षमा चाहते हैं। और दोस्तों इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।